नमस्ते मित्रों। आज जैसे आपको विदित होगा कि हम एक नए विषय को लेकर के बात करने जा रहे हैं। विषय है अपने काम को चाहो। अपने काम को चाहो, उसका इंग्लिश अनुवाद अगर करें तो लव योर वर्क, और गुजराती में अगर बोले तो तमारा काम ने चाहो। आज हम इस विषय को लेकर के पूरे जीवन को समझेंगे। अगर आपको जीवन में सिद्धि की ओर आगे बढ़ना है, अगर आपको जीवन के अंदर शांति और समाधि की दिशा में आगे बढ़ना है, तो आपको इस चीज को समझने की अत्यंत आवश्यकता है। आप कोई भी काम कर रहे हो, नौकरी है, धंधा है, कोई व्यवसाय है, आप गृहिणी हो और घर के काम की जिम्मेवारी लेकर के घर के काम कर रहे हो, आप विद्यार्थी हैं और पढ़ाई कर रहे हो, आप एक अपने स्थान पे अपनी जिम्मेवारियों को वहन करते हुए जो कुछ भी कर रहे हो, उसके अंदर भी आपको ये सिद्धांत, ये मार्गदर्शन बहुत ही उपयोगी बनेगा। तो हम बात शुरू करें कि अपने काम को चाहना क्या होता है, क्या परिस्थितियां हैं, जीवन कैसे हैं, जीवन कैसे जिया जाता है, ये सब चीज़ों को एक के बाद एक हम समझेंगे। हमें जीवन में जो कुछ प्राप्त होता है, आप जहाँ होते हो, जिनके साथ होते हो, जिन संयोगों के अंदर होते हो, वो निश्चित नहीं होता। क्या किसी को पता था 3 महीने पहले कि हमारे अगले 3 महीने इस प्रकार से गुजरेंगे? कोरोना 19 की इफेक्ट, कोविड-19 के अंतर्गत इतने दिनों तक हमें लॉकडाउन में घर में रहना पड़ेगा, ये संयोगों का किसी को भी पता नहीं था। तो संयोग ऐसे ही आते हैं, उसको हमें समझना होगा। संयोग होते हैं और वो संयोग इसी को कहते हैं कि जो हमारे बुलाने से नहीं आते, हमारी पसंद से संयोग नहीं आते, हमारी इच्छा और अपेक्षा से संयोगों का मिलना नहीं होता। संयोग जैसे भी होते हैं वो वैसे ही होते हैं, और वो संयोग हमें मिलते हैं, और मिले हुए संयोगों को हमें स्वीकार करना है, ये हमें सीखना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अगर इन मिले हुए संयोगों को स्वीकार के मोड़ पे जाकर के उसका स्वीकार नहीं करेगा, तो वो निश्चित तौर से अपने लिए कोई न कोई मुश्किल खड़ी कर देगा। तो ये संयोग जो हैं, उनको हमें जानना है, पहचानना है, समझना है, और फिर उसका जैसे है वैसा स्वीकार करना है। कई लोगों ने ये लॉकडाउन को स्वीकार कर लिया और अपने जीवन को एक नई दिशा दे दी। इन दिनों में उन्होंने कुछ नई पढ़ाई करी, अपनी अमुक योग्यता आगे बढ़ाई और बहुत सारे काम किए।
तो अनेक लोगों ने इन संयोगों को स्वीकार करके अपना, उनके अंदर क्या हो सकता है ऐसे पॉजिटिव रह करके उन्होंने बहुत कुछ अपने लिए काम किया। तो हमें जीवन के अंदर अपने काम को चाहने के लिए एक मानसिकता ये तैयार करनी पड़ेगी कि आए हुए संयोगों को मैं स्वीकार करने वाला बनूं। ये पहला कदम है। दूसरा कदम हमें जीवन को समझने के लिए ये उठाना है कि ये जो संयोग होते हैं वो स्थायी नहीं होते। संयोग हमेशा बदलते रहते हैं, उसी का नाम संयोग है। संयोग उसी को कहते हैं कि जो अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति वो बदलते रहता है। तो ये हमारा अनुभव आपके साथ, आपको अपना अनुभव इसके साथ जोड़ना चाहिए। तो कभी कभी हमने संयोग को पसंद किया हुआ होता है, फिर भी आगे चल करके वही संयोग बदल जाते हैं। ये सबका अनुभव होगा कि हमने जो संयोग को चुना वो वही का वही नहीं रहा। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ समय के अंतर्गत वो समय बदल जाता है, संयोग बदल जाते हैं। तो ये संयोगों के ऊपर अपना आधिपत्य, अपनी मालिकी, अपनी सत्ता नहीं चलती है। तो ये इसी का नाम संयोग है कि ये संयोग बदलने के नेचर वाले होते हैं, बदलाव के नेचर वाले होते हैं। तीसरा नंबर कि संयोगों का ये स्वरूप कि जो हमारे बस में नहीं है और हमारे नियंत्रण में नहीं है, और सिलेक्ट किए हुए संयोग भी बदलते रहते हैं। जब हम ये चीज़ को समझे तो अभी हमें क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, तो मुझे ये समझना है कि मुझे अभी संयोगों की किसी प्रकार की इच्छा या अपेक्षा नहीं रखनी है कि आगे जाकर के ऐसा हो तो अच्छा, आगे जाकर के मुझे ये मिले तो अच्छा, आगे जाकर के ये चला जाए तो अच्छा, ये मिले तो अच्छा, ये चला जाए तो अच्छा। ऐसा हमें सोचना नहीं है, ऐसा सोचना बंद करना है, ये हमें करना है। दूसरा नंबर कि संयोग जो आए हैं वो कितने ही कैसे ही प्रतिकूल हो, मगर उसके अंदर हमें न तो भयभीत होना है, न तो चिंतित होना है। ये आपको सीखना पड़ेगा, ये शिक्षाएं प्राप्त करनी होगी और उसके मुताबिक नए जीवन जीने की एक शुरुआत करनी होगी। क्योंकि हमें सफल होना है, क्योंकि हमें जीवन में शांति को प्राप्त करना है, क्योंकि हमें जीवन को आनंद और सुख की ओर गतिमान करना है, तो ये सब चीज़ें सीखनी भी पड़ेगी और अपनानी भी पड़ेगी। जीवन में उसका इम्प्लीमेंटेशन तक जाना पड़ेगा। तो ये बात आप समझते जाओ, एक एक करके उसको गहराई से एक्सेप्ट करते जाओ, और जब जीवन में वो संयोग जब आते हैं तो हमें उसको इस प्रकार से देखना होगा। तो संयोगों को संयोग के साथ कैसे निपटना, परिस्थिति के साथ कैसे निपटना, कैसे जीना, उसके 3 ही स्टेप्स हैं कि आई हुई परिस्थिति, बने हुए संयोग को पहले जानो, जानने के बाद उसको समझो, और तीसरा है उसका स्वीकार कर लो। उसी के अंदर आपकी भलाई है। संयोगों के साथ घर्षण या उसको प्रतिकारात्मक रूप से उसके साथ मिलना नहीं है, उसको हमें स्वीकार करना है, उसको हमें एक्सेप्ट करना है। तो ये चीज़ हमें करनी होगी। ये अब तक हम भले ही न करते हो, मगर अब से ये एक हमारी नई शुरुआत हो सकती है, मगर ये तो हमें सीखना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। तो संयोगों को स्वीकार करना, ये तो आपने बताया, हमने समझा, चलो भाई संयोगों को स्वीकार हम करेंगे, मगर वो संयोगों को स्वीकार करना, उसका मीनिंग क्या, उसको हमें समझाओ कि हमने संयोगों को स्वीकारा कि नहीं, हमने परिस्थिति का स्वीकार किया कि नहीं, उसका टेस्ट क्या है। हम कैसे जाने कि हमने जो किया वो सही हुआ, हम कैसे पहचाने कि हमारा संयोगों का स्वीकार
बरोबर ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है, ये आपका प्रश्न हो सकता है। तो उसका जवाब ये है कि आप पहले अपने मन को ये मोड़ पे तैयार कर दो कि भाई ये जो संयोग आए हैं वो मेरे बोए हुए बीज के फल हैं, मेरे बोए हुए बीज के वृक्ष हैं, पौधे हैं। ऐसा आप पहले समझे, समझ रहेगी तो स्वीकार सही रहेगा। दूसरा उदाहरण दे कि आपने एक टपाल ऐसी लिखी है, जो टपाल आपने अपने नाम लिखी है बाहर गांव से, और जब आप घर आए तो वो टपाल आपकी लिखी हुई टपाल आपको मिली है, तो ये संयोग को ऐसे मानो। तीसरा उदाहरण दें कि आपने एक बैग पैक की है और वो बैग पैक करके आपने उसको आपके साथ ली है, फॉरेन गए, कोई भी पर्यटन के स्थल पर गए और बैग खोली, उसमें से क्या निकलेगा भाई? आपने जो बैग जैसी भरी है उसमें से वो वैसी ही चीजें निकलेगी। तो ये संयोग भी भरी हुई बैग को खोल करके उसमें मैंने जो डाला था, मैंने जो रखा था, वही निकला है। ऐसी मनोदशा में ये संयोगों को मानो। अगर आप मान सकते हो, उसके प्रति आपकी कोई फरियाद नहीं रहती है, तो आपने संयोगों को सहज स्वीकार किया है, ऐसा हम कहेंगे। आपने जो चीज बोई है वही अभी संपन्न हुई है, तो ऐसा स्वीकार जब आप करने लगो तो हम कहेंगे कि हाँ, अभी आप संयोगों को सहज स्वीकार करते बन गए। आपके अंदर की एक शांति बनी रहनी चाहिए, जिसके अंदर आपने जाना, उसको पहचाना और स्वीकार ऐसे किया, ये जो उदाहरण बताए। तो आप ये स्वीकार करते हो गए तो समझो कि आपने सिद्धि की दिशा, सफलता की दिशा को प्राप्त किया और उसका प्रथम स्टेप आप चढ़ गए। तो संयोगों के सहज स्वीकार की दिशा के अंदर हमें इस तरह से आगे बढ़ना है। अभी संयोगों का सहज स्वीकार हो गया, अभी हमें आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, ये भी समझे। तो आगे बढ़ने के लिए मुझे 2 स्टेप में आगे बढ़ना है कि अभी इन स्वीकार किए हुए संयोगों के अंदर मुझे हकारात्मक बने रहना है, नंबर 1। मुझे रचनात्मक बने रहना है, 2। फिर मेरे आत्मा के गुण, मेरे सद्गुण जो मैंने प्राप्त किए हुए हैं और जिन वैल्यूज को मैंने अपनाया है, न तो ये सद्गुण चले जाए, हट जाए, न तो मेरे मूल्य में मुझे कोई बांधछोड़ करनी पड़े, मुझे कोई उसमें कटौती करनी पड़े, ऐसा नहीं हो। उस प्रकार से मेरे आत्मा के सद्गुणों को और मेरे मूल्यों को निभाते हुए, उसकी सुरक्षा करते हुए, मुझे सामने वाले का और मेरा दोनों का हित और कल्याण वो भी बना रहना चाहिए। न तो मुझे घाटा होना चाहिए, न तो मेरा नुकसान होना चाहिए, न तो सामने वाले का नुकसान होना चाहिए। इस प्रकार से मुझे आगे बढ़ना है। और इस प्रकार से आगे बढ़ने के अंदर मुझे ये भी देखना है कि किसी और का भी नुकसान न हो, पर्यावरण का नुकसान भी न होता हो। इस प्रकार की एक मनोदशा भी मुझे प्राप्त करनी है, किसी को भी नुकसान न हो। ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे प्रयत्न के अंदर मुझे कोई ऐसा मार्ग दिख रहा है, ऐसा कोई विकल्प दिख रहा है, जिसके अंदर ये जो शर्तें रखी गई वो सब शर्तों का निभाव और पालन हो, ऐसा कोई मार्ग निकलता है क्या? अगर आप ऐसे विकल्प तक पहुंच सकते हो, संयोग के सहज स्वीकार करने के बाद मैं क्या कर सकता हूं, उसके जवाब के अंदर इतनी जो कंडीशन रखी गई, वो कंडीशनों का पालन करते हुए मुझे काम करना है। जैसे अभी कोरोना में कंडीशंस रखी गई हैं
कि भाई आप बाहर जाओगे तो मास्क के साथ जाओगे, आप बाहर जाओगे तो दूसरों के साथ डिस्टेंसिंग का ख्याल करके जाओगे, ये भी आप देखोगे। तो ये भी आपको देखना है। अभी जिम्मेवारी हमारी है, बाहर जाने की इजाज़त तो दे दी, मगर बाकी का कंडीशंस की भी मुझे जाना है तो मुझे किसी से हाथ नहीं मिलाना है, नमस्ते से डिस्टेंस रख के बात करना है, मुझे कहीं पर थूकना नहीं है। अगर मैं वहाँ से घर आता हूँ तो घर आते ही मैंने बहुत चीज़ों को छुआ है, कहीं कहीं स्पर्श हुआ है, तो मुझे हाथ को ठीक से सफ़ा करना है। तो ये सब शर्तों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये शर्तों के साथ आगे बढ़ना यहाँ पर भी यही है कि हमने जब स्वीकार की भूमिका एक्सेप्ट की, तो ये स्वीकार की भूमिका के अंदर भी हमने जितनी कंडीशंस यहाँ पर आपको बताई, वो सब कंडीशंस को ख्याल करते हुए आपको सोचना है कि मैं इसके अंदर आगे क्या कर सकता हूँ, क्या कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये एक अपने आप में चुनौती हो गई कि इतनी कंडीशंस को साथ में रखते हुए अगर आप कुछ कर सकते हो तो वो करना है। अगर आपने कुछ विकल्प ढूंढ निकाले तो समझ लेना कि आपकी दिशा और मार्ग तय हो गया। जो आपने सोचा वो आप करना अभी शुरू कर सकते हो। तो अपने कार्य का आरंभ यहाँ हो गया, ऐसा मानना कि आप जो काम करो उसको चाहो, ऐसा बोला गया है। तो अभी आप जो काम करोगे वो काम को आप चाहोगे, इस कंडीशन का निर्माण हो गया क्योंकि आपने ये सब स्वीकारा है। तो अभी हम उसको डिफाइन करेंगे। बड़ी इंटरेस्ट के साथ आपको समझना है कि आप काम को चाहो, मैं काम को चाहता हूँ या नहीं, एम आई लविंग माई वर्क और नॉट। आप गृहिणी हो, विद्यार्थी हो, नौकरी करते हो, धंधा करते हो, कोई भी स्थान पे हो, मगर आप ये अपने काम को चाहते हो या नहीं, ये कैसे सिद्ध होगा कि मैं सही मार्ग पे हूँ या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको थोड़े से टिप्स देता हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करें कि भाई जिस समय आप जहाँ पर हो और उस समय आप जहाँ पर हो उसका स्वीकार होता है। मैं जिस समय जहाँ पर हूँ वो स्थान का स्वीकार होता है, तो मैं काम को चाहता हूँ, ये कहा जाएगा। इसी तरह आप जिस समय जिसके साथ हो उस व्यक्ति का भी आपको पूरा पूरा स्वीकार है, तो कहा जाएगा कि हाँ आप काम को चाहते हो। कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं भरत भाई मेरा बॉस ऐसा है वैसा है, मेरा साथ वाला मेरा वर्कर ऐसा है वैसा है। तो उसको बॉस भी पसंद नहीं, असिस्टेंट भी पसंद नहीं, अपने साथ वाले भी पसंद नहीं, तो हम कहेंगे कि उसको वो काम को चाहता नहीं है। वैसे ही घर के अंदर गृहिणी है, वो कहेगी कि बच्चे ऐसे हैं, हस्बैंड ऐसा है, ससुर जी ऐसे हैं, सास ऐसी हैं, तो उसको ये सब लोगों का स्वीकार नहीं है, तो वो अपने काम को कभी चाहती है ऐसा नहीं बनेगा। तो आप जहाँ हो वो स्थान का स्वीकार, आप जिसके साथ हो वो व्यक्ति का भी स्वीकार, ये भी स्वीकार होगा तो हम कहेंगे कि आप ये जो चाह रहे हो वो बरोबर है या नहीं। इसी तरह आप जहाँ पर हो, जब भी आपको जो भी काम सौंपा जाता है, घर के अंदर जो काम सौंपा जाता है, सास बहू को काम सौंपेगी, या तो टीचर होमवर्क देगा विद्यार्थी को तो वो काम सौंपा गया कहा जाएगा। नौकरी के अंदर आपको ये करने को बोला गया, वो करने को बोला गया। तो जब कभी आपको कोई काम दिया जाता है, काम बताया जाता है, उस काम का स्वीकार होना, वो आप काम को चाहते हो, ये कंडीशन है। और आपके हिस्से में जो काम आया, आपके हिस्से में जो काम आया
वो काम आपकी पसंद या नापसंद की परीक्षा से आपको स्वीकार नहीं करना है। जो काम आया हाथ में, जो काम सौंपा गया, वो काम जब करने के लिए आप अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते दिखाई देते हो, वो काम में रहेली, वो काम के अंदर रही हुई प्रतिकूलताएं, मुश्किलें, कठिनाइयां, उसके प्रति आपका बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है, मगर आप उत्साहपूर्ण होकर के वो काम करने के लिए जब मानसिकता से तैयार हो जाते हैं और आप वो काम श्रेष्ठ तरीके से करने को जब तैयार हो जाते हैं कि मैं अपनी काबिलियत के मुताबिक, अपनी शक्तियों के मुताबिक मैं पूरी कोशिश करके, पूरी लगन से ये काम करने के लिए मैं पूरा ही उसके अंदर खपने को तैयार हूँ, ऐसी जब मानसिकता का अनुभव आप करते हैं और मैं ये काम मेरे से जैसे हो सकता है वहाँ तक मैं श्रेष्ठ तरीके से वो काम करूँगा, ऐसी मानसिकता बनी हुई दिखाई देती है और आप उसके अंदर अपनी निष्ठापूर्ण प्रयत्न में जुड़ते हैं, तो हम कहेंगे कि आप काम को चाहते हैं। तो ये आपको कंडीशंस रख दी। मैं जिस प्रकार लोगों के संपर्क में आता हूँ, मैं लोगों को जिस प्रकार से मिलता हूँ, उनसे मेरी जो प्रश्नोत्तरी होती है, लोग मेरे पास कुछ मार्गदर्शन लेने के लिए आते हैं, कुछ काउंसलिंग के लिए आते हैं और उनसे जो बातचीत होती है उसमें से 90 से ज़्यादा प्रतिशत लोग, वो जो मनोस्थिति वाले आज मुझे मिलते हैं, नज़र आते हैं, जिनको बाद में मैं मार्गदर्शन देता हूँ, मगर वो मार्गदर्शन पहले के लिए वो जिन स्थिति में मेरे पास आते हैं वो बहुत चिंताजनक हैं, चिंता पैदा करे ऐसी परिस्थिति आज निर्माण हो चुकी है। चाहे घर हो, परिवार हो, चाहे अभ्यास का मामला हो, विद्यार्थी हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, चाहे नौकरी की बात हो या धंधे की बात हो, व्यवसायी लोग भी मेरे पास आते हैं। तो ये व्यवसाय वालों की भी कहानी को मैं जानता हूँ। तो ज़्यादातर लोग जो 90% लोग हैं, उनकी जो मानसिकता है उसका भी मैं आपके सामने एक हिसाब रखता हूँ कि ये परिस्थिति है। ज़्यादातर लोग, बहुत सारे परसेंटेज में ये मैंने पाया है कि उनको संयोग परिस्थिति का स्वीकार नहीं है। पहला स्टेप ही गलत है। सफलता और सिद्धि की बात तो बहुत दूर की बात रही। दूसरे नंबर, वो सभी लोग अपने प्राप्त संयोगों को बदलने के मोड में है। उनको ये परिस्थिति स्वीकार नहीं और वो परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। नौकरी है तो नौकरी बदलना चाहते हैं, काम है तो काम बदलना चाहते हैं, अपना ड्यूटी है तो ड्यूटी बदलना चाहते हैं, अपनी जिम्मेवारी है तो जिम्मेवारी बदलना चाहते हैं। तो वो जहाँ पर है वो उनको स्वीकार नहीं और वो उसको स्वीकार नहीं करते हुए बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो अपने परिवारजनों से खुश नहीं, वो नौकरी में से जो उनको तनख्वाह मिलती है उसके खुश नहीं, वो अपने धंधे से खुश नहीं, अपने धंधे में जो मिलता है उससे खुश नहीं, तो किसी का भी स्वीकार नहीं है। कैसे पूरे काम को चाहने की बात के लेवल तक पहुंच पाएंगे? तो ये आज के हाल हैं। और नौकरी हो, धंधा हो, व्यवसाय हो, उसके अंदर जो प्राप्त कार्य अपने हिस्से में आया है उससे भी वो खुश नहीं। मान लो कि एक ड्रामा रखा गया है, 40 लोग उसमें ड्रामा में काम करेंगे, तो कोई ये पात्र अदा करेगा, कोई दूसरा पात्र अदा करेगा, कोई तीसरा पात्र, तो अलग अलग पात्र होते हैं, अलग अलग रोल होते हैं। तो ड्रामा बनता है ये 40 पात्रों से, उनके कार्य से,
उनके पार्टिसिपेशन से और उनकी एक्टिंग से, उनका सब कुछ परफॉर्मेंस जो भी होता है। तो ये सब परफॉर्मेंस के अंदर जिन जिन को जो जो रोल मिला है, जो जो अदाकारी उनके हिस्से में आई हैं, अगर वो सब अपनी अदाकारी, अपने पात्र, अपने रोल को ठीक से वहाँ पर अदा करेंगे तो वो ड्रामा अच्छी तरह से होगा। मगर लोगों को अपना रोल ही पसंद नहीं, मुझे प्यून बना दिया गया ड्रामा में, मुझे ये बना दिया गया ड्रामा में, मेरे ऊपर ये थोप दिया गया, मुझे ये मिला। भाई, आपको जो मिला है वो आपने मांगा हुआ रोल मिला है। आपने कब मांगा था, आपने कब वो सोचा था, उसका आपको पता नहीं है। आगे ही बता दिया कि ये संयोग किसी के दिए हुए नहीं हैं, आपके मांगे हुए हैं, आपने बोए हुए हैं। वो आज पौधा, फल या वृक्ष के रूप में आपको दिखाई देते हैं। तो ये जो स्वीकार है, वास्तविक स्थिति है कि हम स्वीकार के मोड में आते ही नहीं, तो काम कैसे बनेगा और कैसे हम इसके अंदर खुश हो पाएंगे, रह पाएंगे, ये एक प्रश्न ही रहता है। और आज की परिस्थिति ऐसी ही है। तो जब आप ये अगर काम करने लगो तो आप एक अच्छे स्वीकार वाले बन गए, ऐसा हम मानेंगे। ये अस्वीकार जब शुरू से ही अस्वीकार होता है, बदलने की भावना होती है, उससे हम खुश नहीं हैं, तो उसके परिणाम क्या आते हैं वो भी हम समझ लें। परिणाम ये आते हैं कि व्यक्ति उन दिनों के अंदर, उस संयोगों के अंदर निरंतर स्ट्रेस में रहेगा। जब स्वीकार नहीं है तो स्ट्रेस आएगा ही आएगा। स्ट्रेस के साथ चिंता आएगी और भय भी आएगा। एक मन में डर और वरीज फैली हुई रहेगी। परिणाम ये भी होगा कि उसके अंदर आदमी इस चिंता के जरिए, स्ट्रेस के जरिए दुख का अनुभव करता रहेगा, पीड़ा का, एक आंतरिक पीड़ा का, वेदना का अनुभव करेगा कि मैं क्या करूं। ये उसको जब स्वीकार नहीं है तो वेदना और पीड़ा, कष्ट भी आएगा। उसको जो करना पड़ रहा है वो भारी पड़ेगा। वो जो कर रहा है उसमें पूरा जीवन ही उसको भार रूप लगेगा, एक बोझ लगेगा। तो ये बोझ का अनुभव भी वो करने लगेगा और कुल मिला के एक निराशाजनक परिस्थिति का निर्माण होगा। एक उसके जीवन को नकारात्मकता घेर लेगी और वो निरुत्साही भी बनेगा। अपने एफर्ट्स रखने में उसका अंदर से जो उत्साह बढ़ना चाहिए, आना चाहिए, वो नहीं आएगा और वो एक डिप्रेसिव मोड में भी जाएगा। कंटिन्यूअस जब अस्वीकार होता है तो वो जीवन से हारेगा और उसकी जो सर्जन शक्ति है, माइंड जो सोच सकना चाहिए, उसका इंटेलेक्ट जो डिसीजन ले सकना चाहिए, वो सब भी नहीं होगा, ऐसा नज़र आएगा। तो ये नकारात्मकता में जाएगा। और अगर आप अपने काम को चाहोगे, इफ़ यू विल स्टार्ट लविंग योर वर्क, तो इससे विरुद्ध लाभ आपको होंगे। आपका स्ट्रेस दूर होगा, आप चिंता मुक्त बनोगे, भय मुक्त रहोगे, साथ साथ आप एक शांति की दिशा में आपके कदम बढ़ेंगे और एक प्रकार की समाधि का अनुभव करोगे। जीवन आपको एक हल्कापन का अनुभव देगा। जो बोझ था वो बोझ नहीं लगेगा। आपके कदम उत्साहपूर्ण बनेंगे, आप उत्साही रहोगे, काम करते करते आशावान भी रहोगे और आप हकारात्मकता भी रख पाओगे। आप कार्यशील बनोगे, आलसी नहीं बनोगे और उसके साथ साथ आपका माइंड भी वर्क करेगा। एक सर्जन शक्ति भी आपके अंदर महसूस होगी, एक आत्मविश्वास का भी आप अनुभव करते चलोगे। तो इस प्रकार से आपका विकास इस दिशा में होने लगेगा। और उसे आगे देखें तो ये भी एक आप अनुभव कर पाओगे कि इस दिशा में
जिन्होंने कदम रखे हैं वो अपने जीवन के अंदर कैसे आगे बढ़ पाए हैं, ये भी हमें समझना और सोचना है। तो हम एक उदाहरण से अपनी बात समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत पुराना दृष्टांत है, मगर आज भी वो प्रस्तुत हैं। कभी भी कहीं भी जो दृष्टांत हमें प्रेरणा देता है, हमारी बात को ठीक से समझा सकता है, वो दृष्टांत समयोचित होता है। तो भले ही ये चीज़ ऐतिहासिक हो, पौराणिक हो, मगर सत्य घटना है, तो उसको लेकर के हम ये लव योर वर्क, अपने काम को चाहो, इस बात को हम ठीक से समझ पाएंगे। ये सफलता के लिए, जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए एक बात हमें अपने दिल में बैठा लेनी है कि कोई भी काम, जगत का कोई भी काम, आप जो काम कर रहे हो उससे भी निम्न कक्षा का साधारण काम, तो कोई काम छोटा नहीं होता है और कोई काम साधारण नहीं होता है। सिद्धि के लिए हर काम वो बड़ा ही काम है और हर काम वो महत्वपूर्ण काम ही है। आप उसका मूल्यांकन करके आप वो काम को छोटा या साधारण मत बनाओ। तो आपकी मानसिकता आपको बदलनी पड़ेगी और ये नई मानसिकता लानी पड़ेगी। तो सफलता के लिए, जीवन के अंदर शांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, सुखी होने के लिए कोई काम छोटा या साधारण नहीं होता है। ये पहला सिद्धांत है जिसको लेकर के आज का ये दृष्टांत हम समझेंगे। तो उन दिनों में जो इंक पेन जिसको हम कहते हैं, वो इंक पेन की नई नई शोध हुई थी। बाजार में पेन बननी शुरू हो गई थी, फाउंटेन पेन, जिसके अंदर इंक भरी जाती है और इंक से वो निब रहती है और निब से फ्लो होकर के लिखते हैं। तो लोगों के लिए ये एक नई शोध थी। बहुत लोग उसके अंदर एक आश्चर्य, क्योंकि उसके पहले पेन ही नहीं थी। तो ये पेन जब आई तो कई लोग वो पेन के तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि उसके अंदर लिखने में एक प्रकार की सुविधा रहती है। पहले पेंसिल और इन चीज़ों का उपयोग होता था। खित्ता, अपने लकड़ी का वो पेन रहता था जिसके अंदर स्याही को डुबाओ और लिखो। पेन के माफिक कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो ये फाउंटेन पेन जब बाजार में आई तो एक जॉर्ज पार्कर नाम का आदमी था। वो एक पेन की शॉप के अंदर क्लैरिकल जॉब कर रहा था और उसकी शॉप में से ये पेन बिकती थी। जो पेन बेची जाती थी, जो लोग ग्राहक आकर के पेन खरीदते थे, उनके पास ये पेन नई थी, तो कभी फ्लो रुक जाता है, कभी ज़्यादा इंक आ जाती है, कई प्रकार के छोटी मोटी शिकायतें वो आती रहती थी। और वो तो क्लार्क था, वो कोई उसका एक्सपर्ट तो था नहीं, वो तो एक सेल्समैन था, क्लार्क था। तो वो शॉप के अंदर जो लोग पेन खरीद कर जाते थे, वो कोई ना कोई प्रकार की कंप्लेंट्स लेकर के आते थे। तो ये जो पार्कर था, जॉर्ज पार्कर, वो इन ग्राहकों को संतोष देने के लिए उनकी शिकायतों के ऊपर ध्यान देता था। उनको वो गौर से सुनता था कि वो उनकी कंप्लेंट क्या है। और वैसे शॉप में से कोई किसी प्रकार की गारंटी नहीं दी जाती थी और न तो वो बदल के देने वाली भी कोई बात थी, क्योंकि नई पेन थी। किन किन लोगों की सुने, किन किन को बदल दें, किन किन की गारंटी दें, क्योंकि कंपनी की गारंटी नहीं होती है तो दुकानदार तो गारंटी आगे कैसे दे सकता है। वो तो बोलता था कि ये नई चीज़ है, आप देख के लो, आप चुन के लो, आप यहाँ ही ट्रायल लेके लो, उसमें हम आपको बोल सकते हैं। मगर लेने घर जाकर के फिर कोई दिक्कत आती है तो हम उसमें जिम्मेवार नहीं हैं।
फिर भी लोग लेते थे क्योंकि नई चीज़ थी। मगर कंप्लेंट तो कंप्लेंट होती है, लोग आकर के भाई पार्कर को सब लोग बोलते थे कि भाई ये ऐसा हो रहा है ऐसा। पार्कर उस कंप्लेंट को दूर करने के लिए अपनी ओर से इंटरेस्ट लेकर के प्रयत्न करता था और वो प्रॉब्लम उसकी पेन के अंदर हल करने की दिल से कोशिश करता था। न केवल वो ग्राहक को संतोष देने की मेहनत करता था, मगर उसको समझने की भी कोशिश करता था कि ये प्रॉब्लम कैसे है और कैसे दूर हो सकता है। उस प्रकार से वो सोचता था और उसका दिमाग उसके अंदर उसको सहायक था, क्योंकि वो काम को चाहता था। और फिर वो ट्राई करता था, कोशिश करता था कि ये मुश्किल या ये कंप्लेंट दूर हो। कभी कभी तो वो कंप्लेंट जब वो मन में रहती थी तो घर जाता था तो घर भी उसका दिमाग उसके अंदर लगा रहता था। और जो आदमी वो पेन वापस करके जाता था कि भाई ये रिपेयर करके दो, तो वो रिपेयरिंग का काम वो घर ले आता था। और घर के अंदर जब उसको विचार आते थे तो वो उसको घर के अंदर थोड़ा बहुत इधर उधर करके वो प्रयोग करता था कि जैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। और कभी कभी तो जब उसकी दुकान में छुट्टी रहती थी तो छुट्टी के दिन घर में वो बैठ करके इन पेन, जो कंप्लेंट वाली पेन थी, उसके अंदर कुछ न कुछ अपनी कोशिश, अपनी मेहनत करता था ताकि वो प्रॉब्लम कैसे हल हो। कंप्लेंट तो बहुत आती रहती थी, उसके अंदर कई प्रॉब्लम्स ऐसे थे जिसका सॉल्यूशन उसको मिल गया था, तो वो रिपेयरिंग करता था तो वो कंप्लेंट दूर हो जाती थी। इस प्रकार से समय जाते 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 वो पार्कर इतना होशियार हो गया पेन रिपेयरिंग के अंदर कि जो कंपनी पेन बनाने वाली, फाउंटेन पेन बनाने वाला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उससे भी वो ज़्यादा होशियार और जानकार बन गया। और वो ग्राहकों को संतोष देने का अपने काम के अंदर इंटरेस्ट लेकर के, उसको चाह करके, अपना दिल दिमाग उसके अंदर डाल करके, अपनी मेहनत करके वो ये सब चीज़ इतनी लेवल पे सीखा कि एक दिन उसको लगा कि ये पेन के अंदर, फाउंटेन पेन के अंदर कई छोटी छोटी दिक्कतें हैं और ये डिज़ाइन का फॉल्ट है, वो फिर मैं रिपेयर करता हूँ तो वो दूर होता है। तो ये सोचते सोचते उसको दिमाग में एक विचार आया कि क्यों न मैं खुद एक ऐसी पेन बनाऊं जिसके अंदर ये सब कंप्लेंट न हो, कोई भी प्रॉब्लम न हो, ऐसी एक बॉल पेन, ये पेन क्यों न बनाई जाए। तो उसने ये सोचा और उसको प्रेजेंटेबल भी बनाने को उसने सोचा कि ये पेन अच्छी दिखनी भी चाहिए, और बहुत सारा एक प्लान उसने अपने मन में बनाया। और ये प्लान बनाने के बाद उसने एक छोटी शुरुआत की पेन का मैन्युफैक्चरिंग करने की। उसने अपनी जगह ली और जगह के अंदर ये सब प्रयोग जो किए थे, जो भी रिपेयरिंग किया था, वो सब कंप्लेंट का उसको ख्याल था, तो वो सब कंप्लेंट न रहे उस प्रकार की डिज़ाइन उसने तैयार की और उसका पेटेंट भी खरीदा, क्योंकि वो चीज़ें कोई और कॉपी न कर सके, उसके लिए पेटेंट लेना होता है। तो उसने वो पेटेंट भी सिक्योर कर लिया और उस प्रकार की पेन बनानी शुरू करी। आप जानते हैं कि पार्कर पेन, जो ये जॉर्ज पार्कर के नाम से पार्कर पेन दुनिया को मिली, और वो एक बहुत बड़ी, बहुत सफलता की और आगे बढ़े हुई कंपनी का स्थापक मालिक बन गया। देखो, एक छोटा क्लार्क था, पेन का रिपेयरिंग वो उसकी जिम्मेवारी भी नहीं थी, न तो मालिक ने कभी उसको बोला था, न तो मालिक उसके प्रति कुछ वो करने वाला था। वो बोल सकता था कि भी ये पेन ऐसा है, मैं क्या करूं, देखो आप, हम बदल नहीं सकते हैं।
तो इस प्रकार का वो काम में इंटरेस्ट न लेकर के अपने ग्राहकों को संतोष न देते हुए अपने काम से कंटाल जाता कि ये भी क्या बवाल है, पेन बेचना और फिर ये उसका भला बुरा सुनना, मुझे नौकरी छोड़नी है, मुझे ऐसा काम नहीं करना है, न मेरी जिम्मेवारी न मैं उसके लिए जिम्मेवार, और लोग आकर के मुझे सुनाते हैं, ये मुझे क्यों सुनना चाहिए, ऐसा भी वो सोच सकता था। और ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचने वाले हैं। वही बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि हमारे जीवन के अंदर जो परिस्थिति आती है वो परिस्थिति का अगर हमने सहज स्वीकार किया और इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ उसको पॉजिटिवली आपने सोचा, और वो करने में अगर आपने वो सब कंडीशंस का पालन किया कि भी मेरा हित होना चाहिए, उसका हित होना चाहिए, ग्राहक को संतोष देना है, मेरे मूल्य वो टिके रहने चाहिए, मेरे आत्मा के सद्गुण, मुझे गुस्सा नहीं करना है, उसको भला बुरा नहीं कहना है, मुझे शांति से बात करना है, मुझे धैर्य से काम करना है, मेरा दायित्व उसके अंदर मुझे निभाना है। देखो ये पूरा जो हमने अभी तक देखा वो सभी चीज़ों को लेकर के उसने ये संयोगों को स्वीकार किया, अपने काम को चाहा, उसके अंदर दिल दिमाग लगा दिया, अपना टाइम भी लगाया। उसका तो उसको कोई पगार भी नहीं मिलता था, उसका तो उसको कोई फायदा भी नहीं था, फिर भी उसने घर में जाकर के छुट्टियों के दिनों के अंदर भी काम करते रहा। तो ये सब करते 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 उसको जो ज्ञान हुआ, उसको जो अनुभव हुआ, उसका उपयोग करते हुए वो क्लार्क से मालिक बन गया। मालिक भी कैसा मालिक? फाउंटेन पेन बनाने की कंपनी का मालिक, जिसका नाम फिर दुनिया के अंदर आज भी कई लोग बॉल पेन के, बाकी पेनों के कई डिज़ाइंस बाजार में हैं, मगर पार्कर पेन से लिखने वालों का एक वर्ल्ड के अंदर आज भी एक क्लास है, एक वर्ग है, और वो अपना लिखना वो पार्कर पेन से ही करना अच्छा मानते हैं। वो एक स्टेटस सिंबल भी हैं और उसकी कोई कीमत न आप कल्पना न कर सको ऐसी पार्कर पेन बाज़ार के अंदर ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के नाम से आज भी बिकती है। तो काम जब क्लरिकल था, काम जब इस प्रकार का था, तब उसका ऐसा स्वीकार किया कि जहाँ से वो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये हर काम के लिए ऐसा है। हर एक काम के पीछे ऐसी स्टोरियाँ अगर आप ढूंढने निकलो तो अनेक अनेक ऐसे उदाहरण, अनेक ऐसे दृष्टांत आपके सामने आएंगे। मगर हम ये सब सुनने के बाद भी हमारे काम को चाहना शुरू करें। ये काम करने के लिए आपको एक दूसरा इनर पुरुषार्थ करना, जगाना होगा, इनर पुरुषार्थ करना होगा कि भाई मैं मेरे घर के संयोगों में हूँ, मैं मेरी इस नौकरी में हूँ, मैं इस काम के अंदर हूँ, उसको आप भरपूर पूरा 100% स्वीकार करके जब आप उस काम के अंदर अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने योग और उपयोग को लगाओगे, तब जाकर के ये काम हो सकेगा। ये इजी काम नहीं है। जो स्वीकार के मोड़ पे आ जाना, उसके बाद का स्टेप धीरे धीरे आगे आप बढ़ सकते हो, मगर पहले तो स्वीकार ही नहीं हो रहा है। मेरे साथ ये क्यों, मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घटी, मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरी ये चीज क्यों छीन ली गई, मुझे नौकरी में ये जिम्मेवारी ले ली वापिस और मुझे ये नई जिम्मेवारी दी, मुझे लोअर कक्षा में रख दिया। अरे भाई, आपको जहाँ जहाँ रखा, जो काम दिया, वो काम आप स्वीकार करके वो अच्छे से करने का अभिगम अपना लो, और जीवन के अंदर एक नया आनंद, एक नई स्फूर्ति, एक नई तमन्ना, एक नया उत्साह, एक नई आशा जगेगी। काम क्या है, काम कैसा है, काम किसने दिया है, ये सब न देखते हुए जो काम मेरे हिस्से में आया, मुझे अगर राजा का एक्टिंग नहीं दिया गया, राजा का पात्र नहीं दिया गया,
मुझे चपरासी की ड्यूटी दे गई तो एक चपरासी भी अपने रोल को अच्छी तरह से निभाते हुए वो ड्रामा में फर्स्ट एक्टिंग प्राइज चपरासी भी ले सकता है। राजा को राजा का पद दिया गया, राजा के डायलॉग दिए गए, मगर अगर वो चीज़ वो ठीक से नहीं करता तो फर्स्ट प्राइज अभिनय का उसको न मिलते हुए वो छोटे पात्र को भी फर्स्ट प्राइज मिल सकता है। ये आपको समझना है। तो रोल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ यू परफॉर्म दैट रोल इज इम्पॉर्टेंट। आप क्या काम कर रहे हैं, वो काम साधारण है कि असाधारण है, छोटा है या बड़ा है, ये महत्व का नहीं है। आपका काम आप कैसे कर रहे हैं। आप अपना काम असाधारण तरीके से करना सीखें। साधारण काम असाधारण तरीकों से, असाधारण अभिगम से, असाधारण उत्साह से, असाधारण एक्सेप्टेंस के साथ अगर आप ये काम करना सीख जाओगे तो आप समझो कि आपके वो काम को पंख लग जाएगी, आप बहुत ऊंची उड़ान भर पाओगे। तो लोगों को ये पता नहीं होने से वो अपने काम की घृणा करते हैं। मेरे हिस्से में ये काम आया, मैं कैसे हैप्पी हो सकता हूँ, मैं कैसे उत्साहित हो सकता हूँ, मैं कैसे आनंदित रह सकता हूँ। हम काम को तोलने लगते हैं, हम वो काम को अच्छे से करें, इस मनोस्थिति के अंदर आ ही नहीं पाते हैं और इसलिए हमारा काम उतना काम में निखार नहीं आता, काम में मज़ा नहीं आता, काम में एक जमावट नहीं होती। हम ये दृष्टांत तो बराबर सीखे। अभी एक दूसरा दृष्टांत भी मुझे आपको बताना है जो इससे भी कम उसका नहीं है, वो इससे भी बहुत तगड़ा दृष्टांत है, वो भी हम सीखें। तो एक माता थी, एक गांव था, गांव के अंदर एक माताजी रहती थी। उसका एक छोटा बच्चा भी था, बहुत गरीब कुटुंब था। माताजी कुछ काम कर लेती थी, घरेलू काम, और उससे जो इनकम हो जाती थी अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करती थी। माता खुद संस्कारी थी, मगर उसका हस्बैंड मर गया था, तो उसके जिम्मे ये बच्चे की परवरिश आ गई थी और बच्चे को अच्छा संस्कार दे करके मुझे उसको आगे ले जाना है, ऐसी सोच से वो अपने तन मन लगा के बच्चे को अच्छा संस्कार देने के प्रयत्न में थी। रोज बच्चा स्कूल में पढ़ता भी था और वो बच्चे को माता रोज शाम को सोने से पहले अच्छी अच्छी स्टोरियाँ सुनाती थी और स्टोरियों के जरिए उसके संस्कार, मूल्यों, ये सब उसको शिक्षाएं देती रहती थी। और वो संतुष्ट थी कि भाई वो भी जो भी काम कर रही है उससे बच्चे का जीवन बनेगा, उसमें संस्कार का सिंचन होगा। तो ये भी होता रहता था। बच्चा जब राजा की स्टोरी आती थी, एक राजा, एक रानी, राजकुमार, राजकुमारी, तो बच्चे को राजा का महत्व समझ में आया कि राजा कोई बड़ी चीज़ है, राजा क्या होता है। मम्मी उसको अलग अलग स्टोरियों में राजा का चरित्र बताती थी, राजा कैसे होते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब बताया करती थी। तो ये बच्चा ने एक दिन माँ को बोला कि माँ, तू मुझे राजा की स्टोरी बताती है मगर मुझे राजा को मिलना है। माँ ने उसको बोला कि भाई हम तो इतने गरीब लोग हैं, हम राजा को कैसे मिल सकते हैं, राजा को नहीं मिल सकते हैं। वो टालती रही कुछ न कुछ कह करके। बच्चा तो बच्चा होता है, स्टोरी में राजा का स्टोरी आती ही है, और उसने एक जिद पकड़ ली, अपनी ओर से थाम लिया कि मुझे राजा को मिलना है। माँ ने बहुत समझाया मगर माना ही नहीं। माँ चिंता में पड़ गई कि राजा को कैसे मिलवाएं, बच्चा है, जिद लेके बैठा है। वो समझाती रही, बच्चा नहीं माना। तो माँ ने फिर उसके ऊपर गहराई से सोच शुरू की कि हम गरीब हैं, ये परिस्थिति में हैं, ठीक है, मगर जब बच्चे को राजा को मिलना है तो कोई ना कोई उसके पीछे संकेत होना चाहिए। उसको ऐसा विचार आया तो उसने उसको स्वीकार कर लिया। माँ ने
बच्चे के प्रस्ताव का स्वीकार किया। और स्वीकार जब नहीं था, जब नकारात्मकता थी तो कोई नया विचार नहीं आता था। और जब माँ ने स्वीकार किया कि हाँ चलो मैं क्या कर सकती हूँ, तो उसने एक सोच की और उसने तलाश की और उसने इन्फॉर्मेशन प्राप्त की और उससे उसको जानने को मिला कि भाई राजा ने उसी गांव के अंदर, जिस गांव में ये माँ और उसका पुत्र रह रहे थे, माता और पुत्र, उसी के अंदर राजा ने एक मंदिर को वहाँ बनाने का, मंदिर का निर्माण करने का एक निर्णय लिया था। और वो काम अभी अभी शुरू हुआ था। तो उसकी साइट तय की गई थी गांव के बाहर, जहाँ बड़ा मंदिर बनेगा, उसका एक परिसर बनेगा, उसके पास में एक तालाब भी होगा, एक उद्यान भी होगा और वहाँ पर ये मंदिर रहेगा। तो उस प्रकार से राजा ने घोषणा की थी और काम शुरू हो गया था। तो माता ने एक प्लान बना दिया और बच्चे को पूरी तरह से उसके लिए मानसिक तौर से तैयार कर दिया और बोला कि राजा को मिलना है तो तुझे थोड़े दिन स्कूल नहीं जाना होगा। बच्चा तो तैयार था, वो तो माँ तू जो कहेगी मैं करूँगा, मगर मुझे राजा से मिलवा दो, मुझे राजा को मिलना है। ठीक है। तो माँ ने एक प्लान करके बच्चे को वो मंदिर के, जहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा था, उसकी साइट पे भेजने की शुरुआत की। और उसको घर के अंदर थोड़े बर्तन थे, एक छोटा सा वो पानी का बर्तन था, घड़ा कहते हैं, ऐसे एक घड़े के अंदर जो बच्चा उठा सकता है उस साइज का घड़ा उसको दिया। उसके ऊपर एक ग्लास भी माता ने दिया। बोला कि तुझे वहाँ जाना है मंदिर के वहाँ, और वहाँ पर सब कारीगर, सब आर्टिस्ट, सब मजदूर, ये सब तरीके से लोग काम करते हैं। इतना सारा बड़ा काफिला है और वो काफिला काम पे लगा है, तुझे भी उसमें काम करना है। और बच्चे को क्या करना है वो सब पूरा माँ ने समझा दिया। बच्चे ने वो पालना शुरू कर दिया। बच्चा क्या करता था वो जाने। वो वहाँ पर साइड पे जाता था और माँ उसको ये पानी का बर्तन, ग्लास और उसका लंच बॉक्स देती थी, जिसके अंदर उसकी जो भी रोटी सब्जी वो पैक करके, जैसे स्कूल में लंच बॉक्स होता है, वो भी दे देती थी। तो ये उसको बोला कि जब रिसेस पड़ती है काम के अंदर, तभी तुमको अपने लंच बॉक्स में से अपनी टिफ़िन खा लेना है और बाकी के टाइम में ये करना है। तो वो क्या करता था कि वो पानी यहाँ पर वो बगल में रख देता था, या तो कभी सर पे उठा लिया, वो पानी लेकर के, जैसे ट्रेन में हम जाते हैं तो स्टेशनों के ऊपर वो पानी पिलाने वाले बच्चे होते हैं जो हमको ग्लास में पानी पिलाते हैं, ठीक उसी प्रकार। मगर यहाँ पर उसको काम के तौर पे ये काम जिम्मेवारी माता ने सौंपी और वो बच्चे को बोला कि तुझे सबको पानी पिलाना है, पूछना है कि भी मैं पानी, आपको प्यास लगी है, पानी पिलाऊं, प्यास लगी है, पानी, एक के बाद एक को। तो धीरे धीरे वो बच्चा उससे काम से वो हो गया और माँ ने जैसे सिखाया था, एकदम स्माइलिंग फेस, उत्साह से जाना, स्फूर्तिला बनना और थकना नहीं, कंटालना नहीं। ये पानी पिलाने के अंदर उसको बड़े उत्साह के साथ ये काम करने की सूचनाएं माता ने दी। बच्चा ठीक उसी प्रकार फ्रेश, ताजगीपूर्ण, थकता है, कभी कभी थक जाता है क्योंकि धूप भी होता है, धूप के अंदर काम मजदूर कर रहे हैं। ये सब के दौरान बच्चा अपने उत्साह को, क्योंकि उसके प्रति माइंड के अंदर एक लिखा था कि राजा को मिलने के लिए मुझे ये काम सौंपा गया है, तो मुझे ये करना है। माँ ने बताया है, मैं करते रहूँगा और उसका फल मुझे एक दिन जरूर मिलेगा। माँ ने उस प्रकार से उसको समझा दिया था। 4 बातें डिस्टिंक्ट थी जो बच्चे को बताई गई थी कि तुमको काम की साइट के ऊपर सबसे पहले पहुंच जाना है। 8 बजे की सबकी ड्यूटी है, तुझे 7:45 को पहुंच जाना है। नंबर 1, जब शाम को मान लो कि 6 बजे की ड्यूटी है, 5 बजे की ड्यूटी है, उसके बाद सब घर जाते हैं, तो तुझे लास्ट में जाना है। पहले आना है, लास्ट में जाना है।
सबको ये काम का तनख्वाह दिया जाता है। जो लोग काम पे आते हैं, तुझे तनख्वाह स्वीकार नहीं करना है। सब लोगों को राजा की ओर से भोजन परोसा जाता था, तुझे राजा की ओर से परोसा हुआ भोजन नहीं करना है, मगर तू अपने अपने टिफिन को खाएगा अलग बैठ के। बच्चे ने सब समझ लिया था और वो उसी प्रकार से करता था। सबके लिए वो एक प्रिय पात्र बन गया, क्योंकि ये पानी पिलाने की व्यवस्था वो थी नहीं, और वो ये बच्चे ने और माँ ने मिल करके ये प्लान बना दिया कि काम करते करते मजदूरों को पानी की जगह तो होगी, मगर वहाँ जाकर के पानी पीना होता था। और ये तो काम के स्थल पर पानी देने लगा, पानी परोसने लगा। तो नेचुरली लोगों को अच्छा लगेगा, जब पसीना बहता है, मेहनत की है, तो 2 मिनट काम में से विश्राम लेकर के जब कोई पानी ऐसा पिलाता है प्यार से, तो अच्छा लगता है। तो ये अच्छा है कि एक जो अनुभव है वो सबको मिलने लगा, तो सबके लिए वो प्रिय पात्र बन गया। उसको सब नाम से प्यार से पुकारने लगे, और कभी कभी तो उसको पानी पिलाने वाले बच्चे के नाम से बुला करके उसके पास पानी मांगने भी लगे। तो ये एक आत्मीयता का वातावरण उसने बना लिया। मंत्री जी निरीक्षण के लिए आते थे। मंत्री जी ने पूछा, ये कौन है भाई, इसको तो उसका रोल नहीं है। तो जो मुकद्दर था उसने बताया कि ये बच्चा उसमें नहीं है, मगर हमारा कोई तनख्वाह नहीं लेता है, वो अपना पानी का एक घड़ा भी खुद का लेकर के आता है, अपना टिफिन खाता है, तो हमें कोई उसके लिए कंप्लेंट नहीं है, शिकायत नहीं है। वो काम अपने करता है और खुशी खुशी करता है, दौड़ के करता है। तो न जाने किसका बच्चा है, मगर वो करता है और सबको अच्छा लगता है, उसका व्यवहार अच्छा है, उसका स्माइलिंग, वो उत्साह, सब मंत्री जी को बताया गया। मंत्री जी ने उसको मिला, देखा, उसके साथ थोड़ी बात की, उसने भी ये सब जाना, तो उसको भी एक प्रकार का आश्चर्य हुआ कि ये कौन सा, किस प्रकार का बच्चा है, किसका बच्चा है। फिर भी मंत्री ने उसकी उपेक्षा कर ली। एक दिन, बहुत दिनों के बाद, काम कैसे आगे बढ़ रहा है उसका निरीक्षण करने के लिए राजा जी साइड पे आ गए। मंत्री जी भी हाजिर रहते हैं, सब लोग, राज्य का पूरा काफिला हाजिर था। तो उस टाइम राजा एक के पास दूसरे के पास घूमते हैं, साइट के ऊपर कारीगरों को मिलते हैं, उसको पूछते हैं आपका काम कैसे आगे बढ़ रहा है, ये काम कब तक होगा, ये होगा, वो होगा। भाई राजा तो राजा रहता है, सब मंत्री जी उसको रिपोर्ट भी, जवाब भी देते रहते हैं। लोगों को पूछते हैं आपका काम कैसे चल रहा है, आप क्या काम करते हो। किसी ने बोला हम ये कार्विंग करते हैं, किसी ने बोला हम ये पत्थरों को तोड़ते हैं, आरस के पत्थरों को, किसी ने बोला हम इससे ये करते हैं, किसी ने बोला कि हम ये बड़े बड़े पत्थरों को उठा करके आगे की जगह पे रखते हैं। तो हर एक का काम, जो काम करते थे उसी प्रकार का काम बताया। 25-50-100 लोगों को मिलने के बाद राजा जी ने सबको थोड़ा उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। ये बच्चा भी बीच में आया, मंत्री जी ने उसको भी ऐसा करके बुलाया, राजा जी को बोला ये बच्चा भी यहाँ काम कर रहा है ऐसा। राजा जी ने उसके साथ भी बात करना चाहा, और राजा ने पूछा, अरे बेटा तू क्या कर रहा है यहाँ पर। एकदम थम गया, उसका जो घड़ा था उसको नीचे रख दिया और गंभीर होकर के बोला, जैसे माँ ने सब सिखा के रखा था, बोला हमारे राज्य के एक राजा जी हैं, बड़े अच्छे हैं, और उन्होंने एक बहुत बड़ा मंदिर यहाँ कर निर्माण करने की घोषणा की, और ये काम शुरू हो गया है। और हमारे राजा जी ऐसा मंदिर बनाना चाहते हैं कि वो दुनिया में मशहूर हो और सब भक्तजन यहाँ आए, उस प्रकार की उनकी भावना है। तो ये बड़े मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो हम सब मिलके कर रहे हैं, और उसमें मेरा भी एक हिस्सा होना चाहिए, ऐसा मेरी माँ ने बोला। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं सबको पानी पिला सकता हूँ, और हम सब मिलके ये काम कर रहे हैं। राजा जी ने ये बात सुन के बच्चे को अपनी गोदी में बिठा दिया
खुश हो गए राजा जी, क्या बात है। एक कारीगर जो मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति की स्थापना करेगी, उसके विचारों में भी ये मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये बात तो नहीं है। वो बोलता है मैं कार्विंग कर रहा हूं। और ये बच्चा, राजा जी ने 3 ऑर्डर पास किए कि राजकुमार का ये बच्चा मित्र बनाया जाए। जिसके पास ये संस्कार है, जो अपने काम को इतना चाहता है, जो अपने काम को इतना बड़ा मानता है। पानी का साधारण काम था, मगर उसको माँ ने और बच्चे ने मिलकर के उसको असाधारण बना दिया। ये होता है काम को चाहना। मैं आपके सामने ये विचार रख रहा हूं कि आपका काम कितना भी छोटा हो, कितना भी साधारण हो, मगर वो काम उन उत्साह से किया जाए, उन प्यार से किया जाए, उन चाह से किया जाए कि वो काम में एक निखार आ जाए और आप सिद्धि की ओर आगे बढ़ जाओगे। वो बच्चा आगे जा करके राजकुमार का मित्र बना, न केवल मित्र बना, आगे जा करके वो राज्य का मंत्री बना। तो ये सिद्धि की दिशा के अंदर जाने के राज हैं। आप जहाँ पर हो, जिसके साथ हो, जिस काम को कर रहे हो, उन सब का होल हार्टेड 100% सहज स्वीकार करो और वो काम कैसे अच्छे से अच्छे आप कर सकते हो, उस सोच में आगे बढ़ो और आप सिद्धि के द्वार अपने आप खोलने वाले बन जाओगे। सिद्धि की दिशा के अंदर आपका एक वेगवंत प्रवेश हो जाएगा और उसको पाने के लिए आपको और कुछ करना नहीं होगा। तो ऐसा ये सूत्र है कि अपने काम को चाहो, लव योर वर्क, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग काम करने वाले होते हैं। सबको अपनी पसंद का काम मिलना असंभव है। एक बार मिल भी गया फिर भी वो संयोग बने नहीं रहते हैं और उसमें बदलाव आता ही है। आप जिस किसी संयोग में हो उसको स्वीकार करके आपकी ये अगर एटीट्यूड रही, ये अगर भावना बनी, तो आप 100% सिद्धि की ओर आगे बढ़ोगे और उसके अंदर शांति और सुख वो वरदान की तरह आपके पास ही होगा। तो ऑल दी बेस्ट। आप अपने काम को इस दृष्टि से देखना शुरू करें और आगे बढ़े। हम हर दिन ऐसे एक एक विषय को लेकर के बात करने वाले हैं जो हमारे जीवन को सजाने के लिए, धजाने के लिए और शांति और सफलता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आपको उपयोगी रहेगा। तो इस प्रकार से हम कल भी इसी समय इसी चैनल के ऊपर मिलेंगे, फेसबुक लाइव के ऊपर, हाईवे टू हैप्पीनेस। थैंक यू। नमस्ते।